हेलो एंड वेलकम टू द रियल इच। दोस्तों, अभी न्यूज आ रही है नेपाल की ज़मीन चाइना ने कब्जा ली है। जी हाँ, नेपाल की ज़मीन पर चाइना का कब्जा हो चुका है और इसके लिए प्रॉपर नेपाल की जो अपोजिशन पार्टी है उन्होंने रेजोल्यूशन पास किया है कि कितनी ज़मीन चाइना की नेपाल की कब्जा ली है और इसको हम कैसे वापस ले सकते हैं अथवा नहीं। और इंडियन न्यूज़पेपर में इकोनॉमिक्स टाइम्स में भी आर्टिकल है, केपी शर्मा ओली ने चाइना को जो ज़मीन गिफ्ट की है इससे इंडिया को क्या सिक्योरिटी थ्रेट्स हो सकते हैं, और इंडिया भी अपने स्तर पर एवेल्यूएट कर रहा है कि कौन सी ज़मीन और कितनी ज़मीन चाइना ने कब्जाई है। दोस्तों, यहाँ पर चाइना की पुरानी पॉलिसी रही है, वे लोगों की कई कंट्रीज़ की ज़मीन को अपनी बताते आए हैं और उन पर कब्जा करते आए हैं। जब माओ ने तिब्बत को कब्जाया था तो उसके बाद उन्होंने बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी थी, और यह एक सभा में नहीं, बहुत बड़ी रैली में इन्होंने यह स्टेटमेंट दी थी और कहा था कि तिब्बत की जो 5 उंगलियां हैं उसको हमें कब वापस लेना है। अभी चाइना का काम पूरा नहीं हुआ है। वह 5 उंगलियां कौन कौन सी हैं? लद्दाख, नेपाल, सिक्किम, भूटान और अरुणाचल प्रदेश। इनको यह वापस लेना चाहते हैं। देखिए दोस्तों, कम्युनिस्ट पार्टी है जो अंदरूनी रूप से यह कहती है कि जब हम राजा के अंदर थे तो हम बहुत कमज़ोर थे, अब जब हम कम्युनिस्ट हो गए तो बहुत मजबूत हो गए और हमने बहुत अच्छा किया, हमारी ज़मीन वापस ले रहे हैं और हम हमारे जो पुराने लैंड्स हैं उनको भी वापस ले लेंगे। इंग्लैंड ने हमसे बर्मा, भूटान, नेपाल और हांगकांग को वापस ले लिया, और वहीं फ्रांस ने अनाम नाम का एक आइलैंड भी वापस ले लिया था, और वहीं पोर्टुगल जैसी छोटी कंट्री ने भी मकाओ हमसे वापस ले लिया था। तो यह सब इनकी एक सोच रही है, मेंटेलिटी रही है कि इन्होंने हमारी ज़मीन वापस, हमको ज़मीन वापस लेना, जबकि रियलिटी में ऐसा कुछ है नहीं कि इन्होंने चाइना का ये पार्ट रहे हों। ये इसका कोई हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी दिखता नहीं है, फिर भी यह अन्य कंट्रीज़ की ज़मीन को अपना बताते हैं। केपी शर्मा ओली इतने चाइना प्रो हैं कि वह यहाँ तक, जब यूएस ने उनको 3500 करोड़ का भी हाल ही में लोन ऑफ़र किया तो भी उन्होंने यह सोचने से उसमें एक्सेप्ट करने में डर रहे हैं कि कहीं ये इंडिया इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी का पार्ट तो नहीं, इससे चाइना नाराज़ ना हो जाए, इसलिए उन्होंने लोन तक एक्सेप्ट करने से अभी मना कर दिया है। तो यहाँ तक हम समझ सकते हैं कि केपी ओली कितने चाइना प्रो हैं। और दोस्तों, अगर बात की जाए कि वहाँ पर जो जो कम्युनिस्ट पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल है, वहाँ पर भी पावर स्ट्रगल चल रही है, क्योंकि प्रचंडा और केपी शर्मा ओली दोनों में जब चुनाव हुए थे तब सुलह हुई थी कि हम 50-50% समय पावर शेयर करेंगे, यानी कुछ समय तक आप प्राइम मिनिस्टर रहेंगे, कुछ समय तक मैं रहूँगा। लेकिन केपी शर्मा ओली इससे पलट चुके हैं और वह चाह रहे हैं कि वह खुद ही प्राइम मिनिस्टर रहें। यह काठमांडू पोस्ट का आर्टिकल है। चाइना में जब क्राइसिस ने इसको रिजॉल्व किया था, क्योंकि कुछ समय पहले यहाँ पर जो पॉलिटिकल पार्टी थी, वार चल रहा था और सरकार गिरने वाली थी। फिर चाइना की एनवॉय ने, यानी चाइना की एम्बेसी ने आकर के दखल देकर के वहाँ की सरकार को बचाया। तो आप समझ सकते हैं कि चाइना का कितना दखल है केपी शर्मा ओली की सरकार में। उन्होंने उनकी गवर्नमेंट को बचाया है, तो वह कहीं ना कहीं उनके ऋणी रहेंगे और इस वजह से वह निष्पक्ष होकर के कुछ भी निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, और वो यहाँ तक अभी इस स्थिति में है कि अपने देश की ज़मीन को भी बचा पाने में असमर्थ दिख रहे हैं। तो दोस्तों, ये तो था एंड ऑफ द दिस वीडियो। हमको क्या सीख लेना चाहिए इस सब से? यही सीख मिलती है कि हमको हमारे बॉर्डर सिक्योर करना चाहिए, और कहीं चाइना ने नेपाल में अंदर सड़कें बनाई और यह सब कुछ किया, इससे उनकी मिलिट्री आसानी से इंडिया तक आ सकती है, तो इससे हमें सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा कंसर्न पैदा हो सकता है। तो हमें इन सब पर बारीकी से नज़र रखनी चाहिए और हमें आगे इसी स्थिति को देखते हुए अपनी स्ट्रेटजी को डेवलप करना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।